Hello student, welcome to chemistry class. As you know that we have started atomic structure, okay, and in atomic structure we have discussed about the Thomson model, this is Thomson atomic model, and Rutherford's atomic model we have discussed, okay. Now in today class we will discuss the development leading to the Bohr's atomic model. हम लोगों ने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया उसमें ये था कि रदरफोर्ड का मानना था कि किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो सेंटर पार्ट बहुत छोटा सा होता है, बहुत रिजिड होता है और सारा पॉजिटिव चार्ज उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी जो प्रोटॉन होते हैं उस सेंटर में ही होते हैं। जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसके बेस पर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ब्लैंक है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट बहुत ही कंडेंस है, बहुत ही कॉन्सिपिक्यूअस है, रिजिड है और जो सारा मास है उसी के ऊपर डिपेंड है। मास क्या है? उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से ये पता लग गया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो रिजिड पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। फिर उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। ये घूमने वाली बात तो चलिए ठीक है कि घूमते रहते हैं, मगर ये जो एटॉमिक मॉडल था वो कहीं से भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। कहीं से भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ये जो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें ये नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किसी डेफिनेट सेल में घूमता है कि किस तरह से वो रोटेट करता है, ये नहीं बताया। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ये पता लगा कि अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो वो अपने एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में लूज करेगी। अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में लूज करेगी। और इस बेस पे उन्होंने बताया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा और रेडिएट करते करते ये इसकी जो ऑर्बिट है छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और अंत में न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके गिर जाएगा। न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके गिर जाएगा और जब न्यूक्लियस के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो फिर क्या होगा? एटम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। इस बेस पे रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था कैंसिल हो गया। लेकिन इतना तो पता लग गया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब जो एक नए मॉडल को डेवलप किया गया नील्स बोर के द्वारा। नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन के लिए दिया गया था, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो पहले हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि हमें रदरफोर्ड के मॉडल की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें ये बताएंगे कि किस तरह से जो है कि एटॉमिक मॉडल बन के तैयार हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल।
उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको बहुत जानना ज़रूरी है, जिनको जाने बिना बोर्स के एटॉमिक मॉडल को बताना गलत होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है वो सबसे पहला वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहला है। यहाँ पे हमें ये बताना था कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसको इम्प्रूव करके दो कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए गए, एक तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव और पार्टिकल नेचर को डिस्कस करने के बाद ही हम लोग जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला हमारा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर हमें देखेंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वाज गिवन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory was given by James Clerk Maxwell. Okay, it was given by James Maxwell in 1870. Okay, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या हो गया? ऐसा रेडिएशन जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है साथ साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इन्होंने इस मैग्नेटिक थ्योरी में क्या बताया, हमें एक एक्सप्लेनेशन दिया किसके बारे में? इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज बॉडी एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने चार्ज पार्टिकल के इंट्रैक्शन के बारे में बताया और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर के बारे में बताया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो क्या बिहेवियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो he gave explanation about interaction of charged bodies and behavior of electrical and magnetic field at microscopic level। ठीक है, तो मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ये बताने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्या जो है कि इंट्रैक्शंस होते हैं चार्ज बॉडीज़ के बीच में और क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड और
इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इसके बाद ये बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं। ठीक है, कहाँ मूव करते हैं, दोनों। इसने बताया कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब वो जब मूव करते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट होते हैं इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज़ हैं, अगर वो एक्सेलरेट हो रही हैं तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेट मोशन ऑफ मैग्नेट। तो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि जनरेट हो सकता है मैग्नेट से, और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेट भी जनरेट हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से जनरेट हो सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, वो मूव करता है तो वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड और ट्रांसमिट होगा एज ए वेव। उन दोनों के अंदर एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में जनरेट होगा। ठीक है, तो ये जो वेव निकलती है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये नोट कर लेने के बाद कि when a electrically charged particle is accelerated then alternating electrical and magnetic field is generated and transmitted as wave as a wave which is known as electromagnetic radiation. Okay, when an electrically charged particle is accelerated, alternating electrical and magnetic field is generated and transmitted as wave which is known as electromagnetic radiation or electromagnetic wave which is known as electromagnetic radiation or electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Okay, electromagnetic
वेव। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है वो हम लोगों ने जान लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कह सकते हैं कि ऐसी वेव होती हैं जो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में चलती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं। तो जो हमारा लाइट होता है वो लाइट जो हमें आ रही है वो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए लाइट जो है सन से हम लोग तक बिना किसी मीडियम के पहुंच जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेव मोशन। वेव मोशन अगला हमारा टॉपिक होगा वेव मोशन। ओके, वेव मोशन के बारे में थोड़ा जानेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किस तरह से चलती हैं। हम लोग जानते हैं कि जो वेव्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक वेव होती है ट्रांसफ़र। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो पार्टिकल का वाइब्रेशन और प्रोपगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। पार्टिकल का वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र वेव के केस में क्या होता है कि जो प्रोपगेशन होता है और जो वाइब्रेशन होता है, यानी कि जो मोशन होता है, ऑसिलेशन होता है किसी एक मेन पोजीशन से, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं वो एक्स वाई एक्सिस पे चलती हैं, जिसमें कि प्रोपगेशन का डायरेक्शन और ऑसिलेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। आई बात समझें? और जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में दोनों ऑसिलेशन और प्रोपगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो एक ट्रांसफ़र वेव है। वो क्या है? एक ट्रांसफ़र वेव है, जिसमें प्रोपगेशन और जो है कि ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के इधर उधर वो जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो हम उसको देखेंगे। वेव के कैरेक्टरिस्टिक को भी इसमें आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मोशन वेव। तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे थे वेव मोशन। वेव मोशन, ओके। वेव मोशन क्या होता है? द वेव ओरिजिनेट फ्रॉम द वेव originate from the center of disturbance, center of disturbance, and it moved up and down, up and down। ओके, ये जो है कि अप डाउन मूवमेंट करती है। और नेक्स्ट द मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ in upward direction, in upward direction, upward direction is known as crest, and lower movement is known as crest, and the maximum movement in downward
डाउनवर्ड डायरेक्शन is known as trough. Okay, is known as trough. Now you can see, student, if you want to see the waves, then what you have to do? Really you want to see waves, what should you do? आपको क्या करना चाहिए, कैसे देखेंगे? एक कहीं भी पॉन्ड हो बहुत जिसके अंदर वाटर फिल्ड अप हो और कोई फ्लो नहीं हो रहा हो, उसमें धीरे से एक पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दिया, तो जिस पॉइंट पे पानी के अंदर पार्टिकल गिरेगा वहीं पे डिस्टरबेंस होगा। और डिस्टरबेंस होने के बाद बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से पानी की लहरें, जिसको वेव्स कहते हैं, वो आगे की ओर बढ़ती हैं। अब वे वेव्स जो ऊपर की ओर जाती हैं उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे की ओर जाती हैं उसको हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा है वो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे? अब ये सपोज करो कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ हमने डिस्टरबेंस किया और वेव्स को इस डायरेक्शन में बढ़ना है, y और x, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है, ओरिजिन है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से वेव उठी, ऑसिलेशन हुआ, फिर नीचे गई, ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का जो पार्टिकल था वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ का जो पार्टिकल था वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में किया। ये हमारा +y है और ये हमारा -y, ठीक है। यहाँ पे ये पार्टिकल मूव किया अपवर्ड मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट को हम जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, ठीक है। और जो ये नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। तो ये इस तरह से मोशन जो वेव का होता है, ठीक है, इसे वेव मोशन कहते हैं। अब जो वेव्स होती हैं वो वेव्स तो दो तरह की होती हैं, एक ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स के मीन्स वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होता है और पार्टिकल के ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन होता है वो 90 डिग्री पे होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री, वेव इधर जा रही है, पार्टिकल इधर ऑसिलेट हो रहा है। ये 90 डिग्री, वेव इधर जा रही है, पार्टिकल इधर ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं।
लेकिन जब पार्टिकल का वाइब्रेशन, ऑसिलेशन और वेव का प्रोपगेशन एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे कि अगर ये ओरिजिन पॉइंट है और इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे कुछ पार्टिकल पास पास हैं, यहाँ कुछ पार्टिकल दूर दूर है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन और प्रोपगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी हमारे ड्रम होते हैं, जितने भी हमारी पाइप्स होती हैं, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मिलते हैं। और जो हमारी लाइट वेव है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक ट्रांसफ़र वेव है। वो क्या है? वो एक ट्रांसफ़र वेव है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसफ़र वेव। इसमें किस तरह से मोशन करती है हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। दो ट्रफ और दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दो ट्रफ और दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और किसी भी एक साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ए से दिखाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने ये वेव देख लिया किस तरह से ओरिजिनेट होती है, किस तरह से मूव करती है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में भी हैं, और लेकिन जब हम साउंड पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें वापस मिलेंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? किस चीज़ को देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि क्या 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 चीज़ें उसके अंदर डिफाइन होती हैं टर्म के अंदर। एक तो सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में वेवलेंथ। और उसे हमने बताया, अभी बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रफ is known as wavelength. It is denoted by lambda. Okay, and its unit is meter or centimeter. You can take unit of length. Its unit of length is unit of length. That may be centimeter or
मीटर। ओके, तो दो क्रेस्ट के बीच में और दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस हो गई उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वेव्स produced in number of waves produced in number of waves produced in 1 second is known as frequency, and its unit is पर सेकेंड और हर्ट्ज। ओके, और हर्ट्ज। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, इसके आगे कल की क्लास में डिटेल में फ्रीक्वेंसी को फिर से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।